कर दी। हाँ भाई देखो, कल जो है ये पढ़ाया था मैंने, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। एक तो ये रिजल्ट आया था कल प्रिज्म में, एक आया था R1 प्लस R2 बराबर ए, एक रिजल्ट आया था R बराबर A/2, ठीक है ना, और एक रिजल्ट आया था I बराबर ए प्लस डेल्टा बाई 2। याद होगा ये आपको, ये चारों परिणाम अपने को प्राप्त हुए थे। आज डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। तो I1 आपतन कोण, I2 निर्गत कोण हो जाएगा, ए जो है प्रिज्म कोण है, अपवर्तक कोण भी कहते हैं प्रिज्म का, और डेल्टा क्या है इसका, विचलन कोण है। R1 और R2 अपवर्तन कोण है, बाकी चीजें आप जानते ही हो, ठीक है। तो अब देखो अपने पास स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से n बराबर क्या आएगा, साइन I अपॉन साइन R। n यहां पर किसका अपवर्तनांक है, प्रिज्म का, यह प्रिज्म का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब अगर माध्यम निर्वात है तो आप जानते ही हैं निर्वात का अपवर्तनांक किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। मान रखें I व R का मान रखने पर क्या रहेगा बताओ, n बराबर साइन A प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन A/2 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक में और विचलन कोण में संबंध दे दिया जाता है, ठीक है भाई। यदि अब अपन चलें इसके बाद में, देखो भाई ये तो बात हो गई इसकी। अब एक ग्राफ बता रहा हूं भाई मैं, ये अपने पास डेल्टा है और ये I है। ये ग्राफ यूं आता है भाई, ये डेल्टा मिनिमम हो गया यहाँ पर। तो जब अपन आपतन कोण के विभिन्न मानों के लिए विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ अपने को इस प्रकार से प्राप्त होता है। देखो भाई ग्राफ से क्या स्पष्ट हो रहा है, सबसे पहले अब आप बोलोगे कि ये ग्राफ कहां से आया, ये जो है प्रयोग के परिणाम है। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई भी थी, कुछ लोगों ने शायद प्रिज्म का प्रैक्टिकल किया भी हो या नहीं भी किया हो, तो प्रिज्म का प्रैक्टिकल जब कराएंगे तो उसमें आपतन कोण के 5-6 मान ले लेंगे अपन। जैसे आपतन कोण के मान 30 ले लिए, फिर 35 ले लिए, फिर 40, फिर 45, ऐसे मान ले लिए जाते हैं। आपतन कोण के मान लिए जाते हैं, विचलन कोण का मान ज्ञात किया जाता है। उसके बाद में जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ से रिजल्ट क्या आते हैं, देखो प्रारंभ में आपतन कोण का मान बढ़ने पर I का मान बढ़ेंगे, अपन इधर चलेंगे तो विचलन कोण के मान में क्या आ रही है, कमी, तथा आपतन कोण के किसी निश्चित मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। देखो सबसे पहले आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, विचलन कोण में क्या आ रही है, कमी, और आपतन कोण के किसी निश्चित मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। इसको न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है। न्यूनतम विचलन कोण जो होता है उसका मान किस पे डिपेंड करता है, एक तो प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, दूसरा प्रिज्म कोण पर भी निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है अभी अपन देखते हैं इसको। अब अपन चलें न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन के लिए डेल्टा का मान मिनिमम होगा, तो डेल्टा बराबर डेल्टा m लिख देंगे अपने पास, ठीक है। इस स्थिति में अपन ये वाला सूत्र काम में ले सकते हैं, जब थीटा का मान बहुत ही कम हो तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। उस स्थिति में अगर n का मान निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, साइन हटा दें, a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन क्या आएगा अपने पास a/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो n बराबर क्या आएगा, a प्लस डेल्टा m अपॉन a हो जाएगा, और n बराबर 1 प्लस डेल्टा m अपॉन क्या हो जाएगा, a। इसको इस साइड में ले लेंगे अपन,
इधर लोगे तो क्या होगा बताओ चलो। डेल्टा एम अपॉन ए किसके बराबर होगा, n-1 के बराबर। और डेल्टा एम किसके बराबर आएगा, n-1 इंटू ए के बराबर होता है। तो ये रिलेशन किसके बीच में हो गया, अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मध्य अपने पास ये रिलेशन दे दिया जाता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। ठीक है, एक एग्जाम्पल है कुछ किताब का तुम्हारे, वो यूं है कि √3 अपवर्तनांक के प्रिज्म के लिए विचलन कोण वह प्रिज्म कोण बराबर हैं। बराबर हैं तो प्रिज्म कोण ज्ञात करो। क्या होगा देखो भाई, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में है √3 अपवर्तनांक के प्रिज्म के लिए, अपवर्तनांक कितना हो गया, रूट में 3 हो गया तो n का मान आ गया, के लिए विचलन कोण और प्रिज्म कोण दोनों बराबर दिए गए हैं, तो प्रिज्म कोण का मान अपने को ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार n बराबर √3 है, एक इसके बराबर दे रखा है अपने को, डेल्टा के बराबर दे रखा है। ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे अपन। तो n बराबर सूत्र बोलो, साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन क्या आएगा, साइन a बाई 2 हो जाएगा। n बराबर, n का मान रखो कितना है, √3 है, साइन ऐसा कैसा, डेल्टा और a बराबर हैं तो a प्लस a बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन a बाई 2। देखो भाई, अब अपन चलें, रूट में 3 बराबर साइन 2a/2 हो गया अपॉन साइन a/2 हो गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है अपने पास, या 2 साइन ए कोस ए मान लो अपने पास, साइन 2a का अगर फॉर्मूला लेते हैं तो अगर ये करें तो अपने पास क्या रहेगा बताओ, 2 साइन a/2 कोस a/2 अपॉन साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 कट जाएगा, तो इस 2 को इसमें डिवाइड कर दो, तो रूट में 3/2 बराबर क्या आएगा, cos a/2 हो जाएगा। और a/2 बराबर cos इनवर्स रूट में 3/2। cos इनवर्स रूट 3/2 का वैल्यू कितना होगा भाई, कौन बताएगा, देखे तुम्हारे में से प्रियंका, मयंक, मनोज, निकिता। cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2? मयंक और मनोज 30, अंजलि 30, वेरी गुड भाई, है ना। देखो भाई, कुछ बच्चे हैं तुम्हारे क्लास में जिनको इनवर्स निकालना नहीं आता है, तो इनवर्स निकालने का तरीका एक बार में ये हो जाए उसके बाद में बता दूंगा। महिमा ने भी सही बताया भाई, राहुल का भी सही है। तो ये हो गया 30 डिग्री। अभी बता दूंगा इनवर्स कैसे निकालते हैं। a/2 बराबर 30 डिग्री और a बराबर कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण होगा। तो क्वेश्चन का आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में क्लास आगे बढ़ेगी। अरविंद का भी सही है भाई आंसर, वेरी गुड भाई सभी को। स्क्रीनशॉट हो गया भाई सबका।
हाँ भाई, आगे चालू करते हैं अपन क्लास, ठीक है। हाँ भाई, तुम्हारे क्लास में से किसी लड़के या लड़की ने, पता नहीं है मेरे को स्टूडेंट कौन है, उसने एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैं बता देता हूँ। मेरे को उदाहरण नंबर शायद 11 या 12 है, किसने पूछा था वो पता नहीं है मेरे को, मैसेज किया था। उसमें ये था कि ये प्रकाशीय तंतु है भाई, बताया भी था मैंने। इस प्रकाशीय तंतु में जो अंदर वाला बेलन है उसका अपवर्तनांक 1.47 दिया हुआ है, तो ये तो N2 हो गया। और बार वाला जो बेलन है इसका अपवर्तनांक 1.31 है, या जो भी है, थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। तो ये अपवर्तनांक दे रखे हैं। क्वेश्चन ये है कि इसमें आपतन कोण के किस मान के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होगा, या किन मानों के लिए अपने पास आपतन कोण के कौन से मान होंगे जिनके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो पाता है। तो वो एक बार मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपन चलें, यूं करें अपन, यहां से देखो, ये अभिलंब बना लेते हैं। ये प्रकाश की किरण आएगी, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो इधर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण किसके बराबर होना चाहिए, अपने पास है IC के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो पाता है, ठीक है। अब अपन यहां से चलें, n बराबर, ये पढ़ाया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 1/sin IC पढ़ाया था, ठीक है। तो sin IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n। n का मान मैंने ये बताया था सघन का विरल के सापेक्ष होना चाहिए भाई, तो n बराबर 1.47 बटे 1.31 हो जाएगा। तो साइन IC इज इक्वल टू 1/1.47 अपॉन 1.31 हो जाएगा, ठीक है। और साइन IC इज इक्वल टू 1.31 अपॉन 1.47 आ जाएगा। और IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। एग्जाम में जो तुम है ना, इसमें जो मान है वही छोड़ के आ जाना, वही आंसर है भाई क्रांतिक कोण का। वैसे किताब में जो इसका आंसर आ रहा है ना, वो 63 डिग्री आ रहा है भाई। कितना डिग्री आंसर आ रहा है इसका, 63 डिग्री। इसका मतलब क्रांतिक कोण कितना हुआ इसके लिए, 63 डिग्री। तो आपतन कोण का मान 63 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो पाएगा। तो अपन ये कर सकते हैं इसमें कि I इज मोर देन क्या होना चाहिए, 63 डिग्री, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें हो जाता है, अदरवाइज इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना संभव नहीं है। अब अपन आगे एक न्यूमेरिकल और चल लेता हूं भाई मैं, प्रिज्म वाले का ही है न्यूमेरिकल। 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.88 आ रहा है, और इसका मान लगभग किसके बराबर होता है, 63 डिग्री के बराबर होता है। एक न्यूमेरिकल ये और है तुम्हारे कि कोई प्रिज्म दे रखी है, न्यूमेरिकल का नंबर, उदाहरण का नंबर पता नहीं है भाई, तुम देख लेना। उसमें ये कह रहे हैं कि आपतन कोण के किस मान के लिए निर्गत किरण अभिलंबवत होगी, अपने पास ये अभिलंबवत निर्गत हो जाएगी। आपतन कोण के किस मान के लिए, तो पहले तो ये अभिलंब बना लिया अपन ने, ये N1 हो गया, ये क्या हो गया, N2 हो गया। इस आपतन कोण का मान अपने को ज्ञात करना है। यूं तो जो है ना, अपन ये जानते हैं कि प्रकाश की किरण यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, तो इधर निकलती है। पर ये कह रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण जो है यहाँ नहीं निकल के अभिलंब की दिशा से बाहर निकले, मतलब अभिलंबवत निर्गत हो जाए। तो ये किरण यहाँ चली जाए, ये किरण अगर यहाँ चली गई तो ये I2 कोण किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया। अब अपन एक और चीज चलें,
अगर ये किरण अभिलंब की दिशा से बाहर निकल रही है, इसका मतलब अभिलंब की दिशा से आ रही होगी फिर, क्योंकि अभिलंब की दिशा से चलने वाली प्रकाश की किरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर I2 का मान 0 है तो R2 का मान भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, तो R2 भी 0 हो जाएगा। अब अपन सूत्र चलें, R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है, तो ये 0 ले लिया, R1 किसके बराबर हो जाएगा, A के। अब स्नेल के नियम से चलो तो n बराबर क्या आएगा बताओ, साइन I1 अपॉन साइन R1, इस जगह के लिए लगा दिया मैंने अपने पास। ये कोण किसके बराबर होता है, R1 के बराबर। अगर I1 और R1 काफी कम हो तो साइन I1 लगभग किसके बराबर हो जाएगा, I1 के, और साइन R1 नियरली इक्वल टू किसके हो जाएगा, R1 के बराबर। उस स्थिति में क्या लिखोगे बताओ, चलो n बराबर I1 अपॉन R1, और I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू n हो जाएगा। R1 किसके बराबर है, A के बराबर है, A के बराबर है तो क्या लिखोगे, I1 बराबर A इंटू n। ये इसका आंसर है भाई, बुक में न्यूमेरिकल देख लेना कौन सा है, उदाहरण है भाई अपने पास, वहां से आपको पता चल जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटो, फिर आगे चलेंगे भैया। कौन सा उदाहरण, प्रिज्म के टॉपिक के बाद है। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण, ठीक है। हाँ, एक चीज ये बता देता हूँ भाई, मैं तुम्हारा जो है वो मैं सैटरडे को टेस्ट लूंगा भाई, है ना। सैटरडे को जो मेरा टाइम रहेगा क्लास का, उसी में तुम्हारा टेस्ट है। और टेस्ट जो होगा वो किसका होगा, आज वेडनेसडे हो गया, आज तक का जो मैं पढ़ा दूंगा, मतलब आज तक की जो क्लास ओवर हो जाएगी, उसमें जितने भी टॉपिक आ जाएंगे इस चैप्टर का, उसका टेस्ट शनिवार को देना है आप सबको, याद से ध्यान रहे इस बात का, ठीक है ना। पेपर में व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगा, और कॉपी में आप करके वापस सारे के सारे मुझे कॉपी मैसेज करोगे, ठीक है ना। टेस्ट सबको देना है, मैं पहले कम टेस्ट ले रहा हूँ भाई, उस समय ये नहीं कि भाई टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, शनिवार को टेस्ट है। आगे चलें, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण। ना दिखाओ दिखाओ, देखो भाई ये प्रिज्म है, देखो भाई है, ये है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, प्रिज्म जो है रंग उत्पन्न नहीं करता है भाई,
श्वेत रंग, जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का सफेद प्रकाश है, उसमें ऑलरेडी 7 रंग मौजूद हैं। तो प्रिज्म जो है रंगों को उत्पन्न करने का कार्य नहीं करता है। प्रिज्म क्या काम करता है, जो 7 रंग मिलकर सफेद रंग बना रहे हैं उनको अलग अलग करने का कार्य करता है। तो जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। घटना क्या कहलाती है भाई, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, 7 रंग जो होते हैं उनका क्रम आप जानते ही हैं। विबग्योर होता है अपने पास GYOR, और वैसे बैंगनी से स्टार्ट होता है, बेजानी है पीला, पी ना ला, ये रहता है उसमें बेजानी है पी ना और ला। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये तो पहले भी पढ़ चुके हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास। अब सवाल उठता है कि अपने पास वर्ण विक्षेपण होता क्यों है प्रिज्म में। तो वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण यह है कि प्रिज्म के अंदर अलग अलग रंगों की प्रकाश की किरण का वेग अलग अलग होता है। वेग अलग अलग होने के कारण कोई किरण पीछे रह जाती है, कोई किरण आगे निकल जाती है। सर्वाधिक वेग लाल रंग का होता है, सबसे कम वेग किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। अब सवाल उठता है कि वेग अलग अलग क्यों होता है, तो फिर अपवर्तनांक पे आ जाते हैं। तो अपन ये भी कह सकते हैं, एक तो वेग अलग अलग होता है, दूसरा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। सर्वाधिक विचलन कौन से का होगा, वॉयलेट का। बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होगा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसको अपन विचलन कोण भी निकाल सकते हैं। अगर ये प्रिज्म नहीं होती तो ये प्रकाश की किरण सीधी चलती, देख लो बोले अपने पास। अब अगर आपको लाल रंग का विचलन निकालना है तो यहाँ से आएगा, ये डेल्टा रेड हो गया कि नहीं हो गया अपने पास। अगर आपको बैंगनी रंग का विचलन निकालना है तो वो इतना बड़ा आएगा भाई, डेल्टा वॉयलेट। ठीक है ना, तो अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डेल्टा वॉयलेट इज मोर देन क्या होगा, डेल्टा रेड होगा। तो बैंगनी रंग का विचलन कोण लाल रंग से काफी अधिक होता है। वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण क्या हुआ, प्रिज्म में अलग अलग रंगों के प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। सर्वाधिक वेग लाल रंग का होता है, सबसे कम वेग किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। क्लियर, एनी डाउट, कोई डाउट हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात हो गई अपने पास है वर्ण विक्षेपण की। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं, हाँ एक चीज और बता देता हूं, प्रिज्म जो है रंगों को उत्पन्न नहीं करता है, बिखेरता है। इसका अपने पास एक सबूत भी होता है भाई, वो यूं है कि जैसे एक प्रिज्म तो ये है, इसके साथ ही एक दूसरी प्रिज्म यहाँ पर लगा दो। जब ये दोनों प्रिज्म एक दूसरे के उल्टे लगाओगे और प्रकाश की किरण इसमें से गुजारोगे तो ये अगर श्वेत प्रकाश है तो ये भी कौन सा आएगा, श्वेत प्रकाश ही प्राप्त होता है। इसको यूं समझो, ये प्रिज्म जो है 7 रंगों में विभाजित कर देती है, वो प्रिज्म उल्टा लगा हुआ है, तो वो प्रिज्म क्या कार्य करेगी, उन 7 रंगों को वापस मिलाने का कार्य करेगी भाई। तो उन 7 रंगों को वापस मिलाकर कौन सा रंग बना देगी, श्वेत प्रकाश बना देती है। ठीक है, ये 10th में भी है अपने पास और बता ही दिया। आगे अपन चलें, एक शब्द है इसमें कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण को थीटा से लिखा जाता है भाई। परिभाषा है कोणीय विक्षेपण की, बैंगनी रंग के विचलन और लाल रंग के विचलन कोण का अंतर, बैंगनी और लाल रंग के विचलन कोण का अंतर किसके बराबर होता है, कोणीय विक्षेपण के बराबर। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, डेल्टा वॉयलेट माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा। अब अपन जानते हैं डेल्टा बराबर, ये पढ़ा रखा है मैंने, n-1 इंटू ए से क्या लिखोगे इसमें बताओ चलो, थीटा इज इक्वल टू n वॉयलेट -1 इंटू ए माइनस n रेड -1 इंटू ए कॉमन आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू ए ऐसा कैसा, n वॉयलेट -1 माइनस n रेड +1 आ गया होगा समझ में। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए n वॉयलेट माइनस n रेड के बराबर हो जाता है। n वॉयलेट कौन से रंग के लिए अपवर्तनांक हो जाएगा, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक होगा। n रेड कौन से रंग के लिए अपवर्तनांक हो जाएगा, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक होता है।
अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। चल रहा है, अभी 9 मिनट है। चलो भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट है भाई विक्षेपण क्षमता। इसको परिक्षेपण क्षमता भी कहते हैं। इसको दर्शाते हैं ईटा से, ठीक है ना। क्या कह रहा है मैं, प्रिज्म में विबग्योर में मिड सेंटर कलर ग्रीन होता है या फिर येलो। हाँ भाई, ये जो है ना अपने पास मयंक, जो तू क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो बस इसी में आंसर आ जाएगा अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन चलें, विक्षेपण क्षमता किसको कहते हैं। विक्षेपण क्षमता की परिभाषा ये है कि कोणीय विक्षेपण तथा माध्य विचलन का अनुपात किसके बराबर होता है, विक्षेपण क्षमता के बराबर होता है। माध्य विचलन जो है वो पीले रंग के लिए लिया जाता है भाई। तो अपन ये कह सकते हैं कि पीला रंग जो है वो बीच में माना जाता है। तो बीच का मतलब ये नहीं है अपने पास, जैसे विबग्योर यूं लिखते हैं ना अपने पास, तो इसका मतलब ये नहीं है ग्रीन जो है बीच में आ रहा है, नहीं, ये रंगों का क्रम है। तो माध्य का मतलब औसत, माध्य का मतलब क्या हो गया, औसत। औसत अगर निकालते हो ना इनका, तो वो कौन से रंग के लिए आएगा अपने पास, पीले रंग के लिए। तो औसत जो है वो येलो कलर के लिए होता है, ग्रीन कलर के लिए नहीं आता है। जैसे अपने पास ये भी चल सकते हो, समझने का तरीका है बता देता हूँ। मान लो कि ये संख्याएं हैं, ये है 2, 5, 7, इसके बाद में है 8, 9 और 12, ठीक है, और ये 18। अब कोई कहे कि भाई इनका औसत किसके पास में आएगा, है ना। तो यूं तो तुम लोगों को तो ये लग रहा होगा कि भाई 8 के पास में आएगा, पर अपन चेक करके देखते हैं कि किसके पास में आएगा। जोड़ दो इनको, तो टोटल किया तो 7, 14, 22 और 9, 31, 31, 33, 43, 43 और 8, 51, 10, 61 हो गया टोटल। 61 को किससे डिवाइड करोगे अपने पास, 7 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड करोगे ना, तो ये जो है ना 8.7856 और 5, तो ये आ गया 8.7। तो 8.7 जो है ना 8 के पास होगा, 9 के पास होगा, 9 के पास होगा, 9 के पास होगा। तो ये जो अपने पास मैंने अपने पास एक सीरीज बनाई है, इसका औसत मान किसके पास में चलेगा, 9 के पास में चलेगा। ठीक ऐसे के ऐसे ही इनके अपने पास अलग अलग रंगों का तरंग दैर्ध्य होता है। जैसे इसका 3800 लेते हैं, इसका 7800 लेते हैं। तो जब उनका औसत निकालते हैं, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, टोटल का सबका औसत निकालते हैं, तो फिर वो कौन से कलर के लिए आ जाता है, पीले कलर के लिए आता है। तो माध्य विचलन हमेशा ही येलो कलर के लिए माना जाता है। ठीक है भाई मयंक, कोई डाउट। तो कोणीय विक्षेपण और माध्य विचलन का अनुपात, माध्य विचलन कौन से रंग के लिए लेते हैं अपने पास है, पीले रंग के लिए। तो थीटा अपॉन डेल्टा फॉर येलो हो गया अपने पास। मात्रकहीन होता है भैया, मात्रकहीन और विमाहीन, तो m0, l0 और t0 वैल्यू रखे हैं अपन। थीटा का वैल्यू ये पढ़ाया था, डेल्टा वॉयलेट, डेल्टा रेड अपॉन क्या आएगा, डेल्टा वाई। एक फॉर्मूला तो ये रहता है इसका। आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट। इसका वैल्यू ये पढ़ाया था, अभी आया था, एन वॉयलेट एन रेड इंटू ए आया था। अब इसका ये लिख सकता हूँ क्या मैं, एन येलो -1 इंटू ए, क्योंकि डेल्टा बराबर क्या होता है, n-1 इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे कैंसिल आउट हो गया, तो ईटा किसके इक्वल आ जाएगा, एन वॉयलेट माइनस एन रेड
अपॉन एन येलो माइनस 1। ये कौन से रंग के लिए अपवर्तनांक है? बैंगनी रंग के लिए ये, और ये कौन से रंग के लिए हो जाएगा? पीले रंग के लिए अपवर्तनांक होता है। तो ये अपने पास विक्षेपण क्षमता का सूत्र है। ठीक है, अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखता हूं मैं। हाँ, ओमेगा से भी दर्शाते हैं भाई, ये इसको ओमेगा से भी दर्शाया जाता है, दोनों से ही दर्शाया जाता है। किसका मान? नहीं कट रहा ना इसमें, तो ये देख, इसका मान प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता है। देखो भाई, एक एग्जाम्पल है, वो तुम्हारी बुक में है नहीं, मैं मन से ही बता रहा हूं। बिना विचलन के विक्षेपण क्या है? बिना विचलन के विक्षेपण। ये दो प्रिज्म लगे हुए हैं भाई, ठीक है ना। अब दो प्रिज्म हैं, एक फर्स्ट नंबर का प्रिज्म है और एक सेकंड नंबर का। इसका प्रिज्म कोण ए है, इसका प्रिज्म कोण कितना माना है? ए डैश माना है। बिना विचलन के विक्षेपण, इसका मतलब टोटल विचलन कोण किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो डेल्टा प्लस डेल्टा डैश किसके बराबर हो जाएगा? अपने पास 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ये जानते हैं कि डेल्टा का मान किसके बराबर होता है? बताओ, n-1 इंटू ए प्लस एन डैश माइनस 1 इंटू ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो n-1 इंटू ए बराबर माइनस एन डैश माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? ए डैश। ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं n-1 अपॉन एन डैश माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए डैश अपॉन ए। तो ये कंडीशन है भाई अपने पास, इसकी बिना विचलन के विक्षेपण, जिसमें विचलन कोण किसके बराबर हो? 0 के बराबर। ये उसकी कंडीशन है। ये मान लो चाहे कंडीशन, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो। चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का चिन्ह इसको शो करता है कि दोनों प्रिज्म जो है एक दूसरे के उल्टे लगे हुए हैं भाई, इसलिए अपने पास चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है। मतलब एक का प्रिज्म कोण ऊपर है तो दूसरे का प्रिज्म कोण कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाता है। तो ये माइनस चिन्ह इस चीज को शो करता है। ऐसे ही इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, बिना विक्षेपण के विचलन। क्या बनेगा? बिना विक्षेपण के विचलन। बिना विक्षेपण विचलन, ये एनसीईआरटी में है भाई, तुम्हारे नहीं है राजस्थान बोर्ड में, पर बता देता हूं। तो थीटा प्लस थीटा डैश किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। क्या लिखोगे इसको बताओ? एन वोयलेट एन रेड इंटू ए प्लस एन डैश वोयलेट माइनस एन डैश रेड इंटू क्या हो जाएगा? ए डैश बराबर 0। ये इसकी फिर कंडीशन हो जाएगी, सॉर्ट आउट करोगे तो एन वोयलेट एन रेड अपॉन एन डैश वोयलेट माइनस एन डैश रेड बराबर माइनस ए डैश अपॉन ए। इसमें भी दोनों प्रिज्म एक दूसरे के क्या होने चाहिए? उल्टे होने चाहिए, और ये कंडीशन आनी चाहिए। कोई दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टाइम हो चुका है, क्लास इज ओवर। थैंक यू।